ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट इट। ठीक है, इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं, लर्न करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज ये चैप्टर जो एक बार क्विकली रिवाइज करके इसको खत्म भी कर दें। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसी के अंदर छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। देखो, मैं बेसिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, मैं ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने के ऊपर कि ये भी कर लो वो भी कर लो, मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बेसिक्स अगर आपको आते होंगे तो सब कुछ आ जाएगा। हे गेट स्टार्ट म्यूजिक, नमस्कार नमस्कार। ओके, देखो पेयर, सबसे पहले अरे 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 कहाँ चला गया भाई, इधर वापस आओ, कम ऑन। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो पेयर, पेयर का मतलब हमारे पास जो भी है दो आइटम्स है। ठीक है, और वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस। तो यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस की बात हो रही है इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स तो दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड या आर एस या टी यू, कोई भी दो वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इस तरह की होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्स वाई जेड आर एस ऐसे यूज करते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स होती है ना या जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिखते हैं ए बी सी, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बोथ ए एंड बी आर नॉट जीरो। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको इसका कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आगे बढ़ जाते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बड़े जरूरी होते हैं समझने के लिए, क्योंकि आगे आपको कंपटीशन वगैरह में जब compete करना है तो वहां पे ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी होते हैं। देखो, अगर ए भी जीरो हो गया और बी भी जीरो हो गया तो ये टर्म भी गई और ये टर्म भी गई, तो बचा गया सिर्फ कांस्टेंट टर्म। और सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल तो कम से कम इसमें चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये जो कॉफिशिएंट है ए, ये भी जीरो नहीं हो सकता, ये और बी ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। सर आई कांट फील मिजरेबल सेइंग हाउ अंडररेटेड यू आर। कोई बात नहीं यार, जो ऊपर वाला जैसे देता है उसमें खुश रहना चाहिए। ठीक है, वो मुझे जितने सब्सक्राइबर दे रहा है मैं उसी में ही खुश हूँ। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसा नहीं है मैं ऐसे बोलूँ कि मैं जैसे ह्यूमन बीइंग ही नहीं हूँ। आई डू फील समटाइम्स कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा चैनल उस स्पीड से आगे क्यों नहीं बढ़ता, बट नहीं बढ़ता तो नहीं बढ़ता, कोई बात नहीं। तुम लोग इसको अप्रिशिएट करते हो, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। ओके, सो कोई बात नहीं, बढ़ जाएगा यार, आज नहीं कल नहीं तो साल नहीं तो 1.5 साल बाद बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। हम अभी अपनी क्लास 10 के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई जो मैंने अभी बताया। ठीक है, अब देखो, मेरी इनिशियल स्लाइड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो इसको कभी मत मिस करना, ये मैंने बड़ी मेहनत करके बनाई होती है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, अब मुझे पेयर चाहिए, तो ये मैंने एक इक्वेशन ले ली, ए एक्स ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और एक मैंने और ले ली, तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई। अब जब हम बोलते हैं ना इन टू वेरिएबल्स उसका पेयर, तो उसका मतलब होता है कि वेरिएबल सेम ही रहेगा, वेरिएबल सेम ही रहेगा, एक्स और वाई एक्स और वाई। ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वेशन मैंने ये ले ली से 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी मैं ले रहा हूं 3x माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं होगा कि इसमें वेरिएबल x और y है और इसमें वेरिएबल x और z ले लिया। नो, जब मैं पेयर की बात कर रहा हूं तो अगर इसमें x y है तो इसमें भी x और y ही होगा, तो इसको हम बोलते हैं पेयर ऑफ linear equations in two variables. Okay, good. Sir, I'm waiting for your videos till last session. Thank you so much, Akshad. I'm really very pleased to know that. Okay, guys. अब देखो, इसको हम लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, हम इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऐसी कोई भी इक्वेशन हो, जैसे 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, या 4x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, कोई भी ऐसी इक्वेशन हो, इसका जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, बट इट विल ऑलवेज मेक अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन से बनता है लीनियर। ओके, तो इसलिए ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं,
एक सिंपल सी एग्जांपल से x y इज इक्वल टू x, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये इक्वेशन है। अब देखो, अगर मैं इसमें x की वैल्यू जीरो पुट करूं तो y की वैल्यू भी जीरो, x की वैल्यू वन पुट करूं तो y भी वन, x की वैल्यू टू पुट करूं तो y भी टू। ठीक है, तो इसका मतलब ये अगर वन, ये टू, ये थ्री है, ये जीरो वन टू थ्री, ये इधर से जीरो वन टू थ्री, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो एक पॉइंट ये बन गया जीरो जीरो, एक ये बन गया वन वन, एक ये बन जाएगा टू टू। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तीनों पॉइंट्स को, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ स्ट्रेट लाइन। सर आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर गाइस। तबन तन्मय सर, एम आई लेट? नॉट टू मच, थोड़ा सा लेट हो, बट कोई बात नहीं, जो बच्चे अभी आए मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कंडक्ट डेली लाइव सेशंस फॉर क्लास 10। ठीक है, जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता, कोई बीच में अगर छुट्टी करूंगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन 7 o'clock, चाहे आधे घंटे का सेशन हो चाहे 1 घंटे का हो, बट आई विल कंडक्ट डेली सेशंस जिसमें मैं चैप्टर्स भी कवर करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और आप लोगों की क्वेरीज भी होंगी। ओके, सो स्टे हियर विद मी। आई होप ये चीज समझ में आ गई कि ग्राफ क्यों होता है, इसका स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अब मैंने पेयर की बात करनी है। अब हमारे पास तो पेयर है, अब एक सिंगल लाइन तो है नहीं, तो दो लाइंस की हमेशा ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या? एक तो ये हो सकती है कि एक लाइन इधर गई और एक लाइन इधर गई, तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा ही हो सकता है। अब स्ट्रेट लाइन घूम के तो वापस आ नहीं जाएगी कि दोबारा इसको इंटरसेक्ट कर दे, एक स्ट्रेट लाइन इधर एक इधर, तो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन ये थी और दूसरी ये, जैसे रेल की पटरी होती है, तो ये दोनों हमेशा पैरेलल रहेंगी और कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी क्या हो सकती है कि ये मेरी एक लाइन है और दूसरी भी इसके ऊपर ही है। ठीक है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर है, तो इस इन तीनों के अलावा हमारे पास कोई और चौथी पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर हम दो लाइनें लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया कि जो दो लाइंस हैं, ये जो पेयर है, ये आपस में इंटरसेक्ट करते होंगे। दोनों लाइंस जैसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये यहां इंटरसेक्ट कर रही थी, तो उसमें हम बोलते हैं इसकी एक सॉल्यूशन है। अब बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सॉल्यूशन क्या होती है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, जो दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर पैरेलल होंगी, जैसे ये था, अगर पैरेलल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे भी वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे, तो हमारे पास कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस लाइन पे भी लाई करे और इस लाइन पे भी लाई करे। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कि कोई भी कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। और तीसरा पॉइंट, तीसरा तीसरा केस कि ये एक लाइन उसी के ऊपर दूसरी, तो यानी कि हर पॉइंट दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट है, तो इट मींस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसलिए इन लाइंस को बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, तो इसमें हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आ गई? भाई स्लीप मत करो आज रात, क्यों, कल पेपर है क्या? सर मेरा कल मैथ्स का एग्जाम है सर, मुझे कितने घंटे की स्लीप लेनी चाहिए? बेटे ये तो मैं नहीं बता सकता आपको कितने घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, तो आपके अपने साइकिल पे डिपेंड करता है, राइट, आपकी प्रेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये तो आप खुद डिसाइड करो कि, और आप अपने घर वालों से पूछो, उनको पता होगा कि आप कैसे तैयारी करते हो। तो इसमें मैं तो अभी कुछ नहीं बता सकता, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके सर, सोने बोल दो उसे। अगर उसको तैयारी होगी तो सो भी सकता है भाई। ठीक है, ओके गाइस, आई विश यू वेल कि आपका पेपर अच्छा हो। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए। अब इन तीनों केसेस के ऊपर ही ये सारा चैप्टर है एक्चुअली। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। देखो बेटे, एक चीज ना मैं आपको अलग तरीके से समझाने जा रहा हूं। ठीक है,
इंटरसेक्टिंग लाइन वन सोल्यूशन कब होगी? देखो, इन केसेस में जो भी मेरी इक्वेशन होती है इसको हमेशा मैं पहले ऐसे लिख लूंगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और इसको भी इधर ले जाओ, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। और उसके बाद हमने ये देखना है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू क्या है। तो a1 बाई a2 यहां पे कितना है, इसमें x का कोफिशिएंट है 1 और इसमें x का कोफिशिएंट है 3, तो ये हो गया 1/3, a1 बाई a2 हो गया मेरा 1/3, और b1 बाई b2 -2/4 विच इज इक्वल टू माइनस, यहां इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, -2/4 यानी कि -1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 जब b1 बाई b2 के बराबर ना हो, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल ना हो, तो लाइंस हमेशा इस तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की होंगी कि वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएंगी। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाएंगी। तो इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं मिलता तो आगे नहीं सॉल्व करना। अगर आपको यह पूछा गया है कि क्या लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं, अगर आपको यह पूछा गया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही चेक करना है, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वहां पे सिंगल सॉल्यूशन है। ओके सर, कांग्रेचुलेशंस फॉर 39K फैमिली, थैंक यू सो मच अक्षत। सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टफ लगता है, कोई बात नहीं, नहीं लगेगा, मैं इसको करवा दूंगा बड़े अच्छे से, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मुश्किल ना लगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैरेलल की। देखो बेटे, ये बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें ना घबराना नहीं, इसमें घबराना नहीं। देखो मैं आपको पैरेलल क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, है ना, 4 को मैं उधर ले गया, और ये क्या है, ये है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, है ना, बेसिकली यही है। चलो मैं एक काम और करता हूं, मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं, ऐसे सॉल्व नहीं करना। मैं इसको एक काम करता हूं, इसको फिर से ऐसे लिख देता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और इन दोनों में मुझे पता है 2 कॉमन है, तो 2 को मैं उधर जाके 12 को डिवाइड कर देता हूं, तो यहां बच जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा 6, है ना, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या x प्लस 2y 4 और x प्लस 2y ही 6 के बराबर हो सकता है? ये तो सेम है, x प्लस 2y, क्या किसी ऐसे एक्स वाई के लिए ऐसा हो सकता है कि ये 4 भी हो और 6 भी हो? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो लाइंस हैं, ये कभी भी, इनके पास कोई भी ऐसा x और y नहीं है जिसके लिए इसकी वैल्यू 4 हो जाए और इसी की वैल्यू 6 भी हो जाए, तो यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो a1 बाई a2 कितना हो गया, a1 बाई a2 1/1, b1 बाई b2 2/2, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन c1 बाई c2 कितना हो गया, -4/-6, और ये बेसिकली कितना है, ये हो चुका है दिस इज इक्वल टू -2/3, तो ये इसके इन दोनों के बराबर नहीं है। तो इसीलिए पैरेलल के केस में a1 बाई a2 is equal to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2। अब समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आना शुरू हुआ ना। बात यह है कि कॉन्सेप्ट पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक है, रट्टे तो आप सारे मार सकते हो, रट्टे मारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये रही उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल। ठीक है, गुड। अब बात करते हैं तीसरे केस की। अब तीसरा केस भी बड़ा आसान है, वो भी ऐसा सही है।
कोइंसाइडिंग मतलब एक लाइन ये तो दूसरी भी बिल्कुल उसके ऊपर, तो दोनों सेम ही लाइन है बेसिकली। तो कोइंसाइडिंग देखो ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, चलो ठीक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और इनको अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों में इधर से 2 कॉमन निकाल लूं, इधर से तो 2 कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो इसको उधर जाके डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ऐसे इक्वेशंस अगर आप देखोगे ना तो बेसिकली इनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही होंगी, ये सेम ही होंगी। मतलब कहने का क्या है, एक और तरीके से बताता हूं, मान लो यही वाली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली यही इक्वेशन है, 9 इधर ले गया, इसको चाहे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे 50 से कर दूं, मान लो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया 12x प्लस 18y माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो मैं दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर तो 0 को 0 ही रहेगा। तो बेसिकली है क्या, अब 2/12 कर लो, 3/18 कर लो, -9/-54 कर लो, ये भी 1/6, ये भी 1/6 और ये भी 1/6। तो पैरेलल लाइंस के केस में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो जब ये कंडीशन सही होती है तो इसका मतलब हम सेम ही लाइन की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। और अब एक और छोटी सी डेफिनेशन। यस सर, नीतू इज सेइंग यस सर, थैंक यू, गुड, आई मीन गुड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब हमारे पास एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है, पहला केस और तीसरा केस, ये दोनों केसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट होता है, इसको वैसे डिपेंडेंट भी बोलते हैं। इनफाइनाइट वाले केस को हम बोलते हैं, जो कोइंसाइड कर रही होती हैं लाइंस, उनको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, लेकिन जो डिपेंडेंट है वो भी कंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर मुझे दो लाइंस दी गई हैं, एक पेयर ऑफ लाइंस दी गया है और मुझे पूछा गया कि क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कंसिस्टेंट कब होगा, इस केस में जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, या फिर इस केस में जहां वो एक के ऊपर एक सेम ही लाइन है। तो ये दोनों केसेस क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, और ये जो केस है जब पैरेलल होती है लाइंस, इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं होती उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केसेस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। लेकिन इस वाले केस को अलग से हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही लगी होती है तो उसको हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं। विवेक इज सेइंग क्लियर, तन्मय इज सेइंग क्लियर, नीतू इज सेइंग क्लियर, यस सर। ओके गाइस, आई एम सो हैप्पी कि आपको जो कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूं आपने तसल्ली से बैठ के सुन लिया है। ओके, इसके बाद अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ये टेबल। आई गॉट इट कि आपको समझ में आ चुका है। मैं क्विकली एक बार, मैं यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस आप खुद बनाना, पेयर ऑफ लाइंस खुद बनाना, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, फिर ये a1/a2 b1/b2 आप खुद ही लिख के देखना। मैं ये बता देता हूँ कि कंपेयरिंग रेशियोज, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, दूसरा केस a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर हो लेकिन वो c1/c2 के बराबर ना हो, तीसरा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, कि दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, दीज आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और इसकी क्या है, दीज आर कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, अलजेब्राइक इंटरप्रिटेशन के इट हैज वन सॉल्यूशन, कि इसकी एक सॉल्यूशन है। इस केस में पैरेलल लाइंस में देयर इज नो सॉल्यूशन, और इस केस में जब कोइंसाइड करती हैं देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
सो आई होप गाइस अब आप खुद इनकी एग्जांपल्स पेयर ऑफ लाइंस खुद लेके इस तरह के केसेस बना के चेक कर सकते हो, ठीक है? फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, check graphically whether the pair of these two equations is consistent or not. अच्छा, ग्राफिकली हमने जब चेक करना होता है ना बेटे, इसमें आपको पता क्या करना होता है? एक बात मेरी याद रखना, एक बात बिल्कुल मेरी दिमाग में बिठा लेना कि जब भी आपको किसी लाइन का ग्राफ बनाना है तो आपने क्या करना है, आपने 3 पॉइंट्स लेने, 2 कभी नहीं लेने. मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लेने. देखो मैं आपको बताता हूँ 2 क्यों नहीं लेने. सही, ये है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. मुझे सबसे पहले क्या करना है, या तो मैं x को इधर रख लूंगा और बाकी सब कुछ उधर, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं y वाला इधर रख लूं. 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो गया और y हो गया 6 माइनस एक्स बाय 3. तो या तो x को इधर रखो बाकी सब उधर ले जाओ, या y को इधर रखो बाकी सब उधर ले जाओ. तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? चलो मैं ये वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है, कि मैंने y इधर रखा बाकी सब उधर ले गया. अब इसमें मैं एक काम करूंगा, ये मैं एक यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ छोटा सा. ये आप हमेशा बना लेना, इससे ना आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी. तो 1 2 3, ठीक है? तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y. अब यहां पे मैं सबसे पहले x की वैल्यू पुट करता हूं 0. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y मुझे कितना मिलता है? 2. इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा. उसके बाद मैं यहाँ पे x की वैल्यू मुझे देख के पता चल जाता है मैं कितनी पुट कर सकता हूँ. y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 3, क्योंकि 6 माइनस 3 विल बी 3, तो 3 बाय 3 विल बी 1, तो y की वैल्यू हो गई 1. और उसके बाद लगा लो मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 6. तो जब x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो 0 बाय 3 वो हो जाएगा 0. तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, 0 2 3 1 6 0. तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले 0 2, तो ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो 0 x 0 है और y है मेरा 2, तो अप्रोक्सीमेटली कुछ मेरा ये यहां पे आ गया, ठीक है? ये पॉइंट आ गया पहला. फिर 3 एंड 1, तो x3, तो x3 कुछ मेरा यहां पे आ रहा है इस जगह पे, कुछ ऐसा है यहां पे. और y1, ये थोड़ा छोटा बन गया मेरा ग्राफ. चलो मैं एक काम करता हूं, मैं चलो ऐसे ही लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं. y1, तो y1 कुछ मेरा यहाँ पे आएगा इस जगह पे. और तीसरा पॉइंट 6 0, तो x मेरा 6 और y 0, तो ये कुछ मेरा पॉइंट यहाँ पे आता है. 3 पॉइंट्स आए, तो हम तीनों को जब ज्वाइन करूंगा तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है? ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन आ गई. तीनों पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन किया मुझे स्ट्रेट लाइन मिल गई. अब जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि हमेशा 3 पॉइंट लेना, 2 ना लेना. क्यों? पहले वो समझ लो. मान लो ये पॉइंट मैंने नहीं लिया, लेट्स अज्यूम 6 0 मैंने नहीं लिया, ठीक है? ये मैंने नहीं लिया और ये पॉइंट की कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो गई और ये 3 1 की जगह मैंने 3 3 कैलकुलेट कर लिया. लेट्स अज्यूम कि मैंने इसको 3 3 कैलकुलेट कर लिया. तो 0 2 ये पॉइंट तो मेरा ठीक था, लेकिन ये वाला पॉइंट मैंने गलत प्लॉट कर लिया. तो होगा क्या, मुझे सिर्फ 2 ही पॉइंट, अगर एक पॉइंट सही और एक पॉइंट गलत था, तो जो लाइन मेरी ऐसे जानी चाहिए थी वो लाइन मेरी ऐसे चली जाएगी. समझे? लेकिन 3 पॉइंट में क्या होगा, 3 पॉइंट में ये होगा कि अगर एक पॉइंट मैंने गलत ले भी लिया है तो फिर होगा क्या, एक पॉइंट यहां, जैसे एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, तो ये तो तीनों स्ट्रेट लाइन में आ नहीं रहे, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है. ओके, तो मुझे ये समझ में आ जाता है क्योंकि तीनों पॉइंट एक लाइन पे आने चाहिए. तो इस तरह से हमें यह समझ में आया था कि हमने कोई गलती की है. तो इसीलिए आप हमेशा 3 पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रॉ करो. तो अब करना क्या है, जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है इस इक्वेशन का, वैसे ही आप एक टेबल और बनाओ इस इक्वेशन का, और फिर वो जो दोनों लाइंस अब कहां पे करती हैं मुझे पता नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं. ये दोनों लाइंस जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो कि एक्स एक्सिस कहां पे है, ये एक्स एक्सिस कहां पे है और वाई एक्सिस कहां है, और यहां से जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर. ठीक है, तो ये इधर एक्स एक्सिस देखो और इधर वाई एक्सिस देखो और दैट विल बी योर आंसर. तो ग्राफिकली हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है. पहले ये 3 पॉइंट्स लेने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दूसरे के भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, लाइन ड्रॉ करनी है. वो जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जहां जहां तो नहीं कर सकते, जहां पे करेंगे
एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके सर इफ वी टेक रैंडम नंबर्स फॉर सॉल्विंग द ग्राफ द आंसर इज नॉट कमिंग। भाई रैंडम नंबर क्यों लोगे? रैंडम नंबर कोई नहीं लेना तुमने। देखो अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, अब जैसे इसने पूछा ना रैंडम नंबर, देखो मैं आपको ना ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे मान लो मेरे पास ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो 2x मेरा हो गया 7 माइनस 3y और x हो गया मेरा 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब आप जो रैंडम नंबर की बात बोलते हो, देखो हम जनरली क्या करते हैं कि y की वो वाली वैल्यूज लेते हैं कि जिससे x जो है ना मेरा कोई 0 1 2 3 इस टाइप का नंबर आ जाए। बट अगर ना आए तो आपको एक्यूरेटली या थोड़ा अप्रोक्सीमेट आइडिया लेके ग्राफ के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा अगर पॉइंट्स में आ जाए। जैसे मान लो इसमें मैं y पुट कर देता हूं 0, अगर मैं y 0 पुट करता हूं तो x मेरा कितना हो जाएगा 3.5, तो पॉइंट्स में आ गया। तो आप यहाँ पे पॉइंट्स में फिर ड्रॉ करोगे, आपको पॉइंट्स के अप्रोक्सीमेट पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे भी होगा, पर कर तो सकते ही हो आप। अच्छा दूसरी बात, इसमें y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे 0 चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3, कुछ भी पुट करते जाओ, उसके अकॉर्डिंगली x की भी आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलती जाएगी। क्योंकि जैसे ये लाइन है, अगर ये एक लाइन है तो ये जैसे ये लाइन ऐसे जा रही है तो इसकी कहीं ना कहीं x कुछ ना कुछ तो x इसका है ही है, यहाँ पे भी इसका कुछ x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो चलते जाओ, इधर भी इन्फिनिटी तक चले जाओ, इधर भी इन्फिनिटी तक चले जाओ, तो वैल्यू तो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड अब प्रोवाइडेड का भी केस सुन लो। आई नो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन प्रोवाइडेड अगर मेरी लाइन ये हो, ये मान लो ये वर्टिकल लाइन है, अब इस वर्टिकल लाइन ये एक्स एक्सिस पे -1 -2 -3 से निकल रही है, तो एक्चुअली ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3, ये लाइन है। इसमें y की वैल्यू चाहे 0 पुट करो, चाहे 1 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, चाहे 4 पुट करो, ये लाइन हमेशा ऐसी रहेगी। तो ये पॉइंट है -3, 0, ये पॉइंट क्या है -3, 1, ये पॉइंट क्या है -3, 2, इधर इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो। तो इसमें y की कुछ भी वैल्यू डालते रहो, x की वैल्यू सिर्फ -3 रहेगी, क्योंकि ये लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3। तो हमने x की वैल्यू तो फिक्स्ड ही कर दी, y इसमें है ही नहीं, तो y की वैल्यू चाहे कुछ भी डाल दो, इसमें y की वैल्यू कुछ भी डाल दो, x विल ऑलवेज स्टे -3। तो ये वर्टिकल लाइन पड़ेगी। और अगर मेरे पास कोई लाइन ऐसी है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी x एक्सिस के साथ, क्योंकि इसमें अगर मैं x को 0 पुट करूं तो भी y2, अगर मैं इसमें x को 1 पुट करूं तो भी y2, अगर मैं इसको x में x को 3 पुट करूं तो भी y2, तो यानी कि y2, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो ये रहा y2। तो ये ऐसे बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो जिस इक्वेशन के अंदर y नहीं है, जिस इक्वेशन के अंदर y कोऑर्डिनेट नहीं है, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। जिस इक्वेशन के अंदर x वेरिएबल नहीं है, वो x के पैरेलल होगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट? इसमें मुझे बता दो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तुम लोगों को? सर if b1 a1 by a2 is equal to c1 by c2 and is not equal to b1 by b2, then what can we say about these lines? बेटा मैंने आपको बताया, आपने सबसे पहले a1 by a2 और b1 by b2 ही चेक करना है, c1 c2 भूल जाओ। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इट डजंट मैटर कि c1 c2 एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते, तब भी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ही करेंगी। ओके, ऐसी लाइन भी हो सकती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों में इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें c1 by c2 है ही नहीं, ठीक है, बट दीज लाइंस आर आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके कूल, बेस्ट ऑफ लक सर। जैसे मैं आप बता देता हूं, जैसे x प्लस वाई, चलो तुम ट्राई करके देखना, इसका खुद ग्राफ बनाना, x प्लस वाई का भी ग्राफ बनाना और x माइनस वाई का भी ग्राफ बनाना, ये दोनों 0 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों लाइंस जो है ना 0 0 पे आपकी इंटरसेक्ट करके जाएंगी, तो इसका आप ग्राफ ड्रॉ करके खुद ही देखना। सर कैन यू प्लीज ब्रिंग वीडियोस ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, इट विल बी वेरी। आप मुझे बताना आपको किस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है?
तो आई विल इंक्लूड इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके सर, गॉट इट, गुड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस. ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अभी बहुत पड़ा है इसमें. ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग. अच्छा, इसमें भी वही है, आपको बताना है कि नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन ग्राफिकली. अच्छा बेटा, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको इसको देख के घबराना नहीं आपने. ये जो ऐसे लिखा हुआ है, आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. ये इक्वेशन तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ठीक है, सीधी सीधी है. इसमें इसका एलसीएम ले लो पहले. 5 एलसीएम है, ऊपर ये हो गया 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये 5 उधर चला गया, तो ये बना कितना, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो ये बन गई आपकी इक्वेशन. तो आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है. इसको सॉल्व करने ना बैठ जाना, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐसी इक्वेशन बना लो पहले, ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको अब ऐसा नहीं है कि उसने बोला कि ग्राफिकली फाइंड आउट करो, तो एग्जाम में आप ग्राफिकली फाइंड आउट करने बैठ गए हो और आपका आंसर गलत हो जाए. ये नहीं हमने करना. सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को कंपेयर करके देख लेना है, चाहे रफ में कर लो. ये इक्वेशन क्या है, देखो ये इक्वेशन है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और नीचे वाली क्या है, 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अब नीचे वाली इक्वेशन में देखो 3 कॉमन है, तो अंदर क्या आ गया, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, ये और ये सेम ही है, क्योंकि 3 उधर जाके अगर डिवाइड हो जाए तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो दीज आर सेम इक्वेशंस. तो यानी कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट. गॉट इट. लेकिन आपको करना क्या है, इसकी 3 सॉल्यूशंस लो, जैसे मैंने डब्बे बनाए थे 3 सॉल्यूशंस, और इसकी भी 3 सॉल्यूशंस लो, और फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करो. तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी. Got it guys? Sir, this equation has infinitely many solutions. Yes, you are right. लेकिन हमने हमेशा वेरीफाई जरूर कर लेना है A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 से, चाहे रफ में करो. अगर उसने क्वेश्चन में नहीं पूछा, क्वेश्चन में उसने ग्राफिकली पूछा, हम सब कुछ ग्राफिकली कर लेंगे, लेकिन अपनी कंफर्मेशन के लिए हमने इसको चेक जरूर करना है. ओके, गुड. नेक्स्ट. हाँ, अब आ गए वो वाले क्वेश्चन जिसमें आपका दिमाग थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, लेकिन बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनसे घबराना नहीं, बड़े आसान क्वेश्चन. देखो, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ठीक है. व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड. अच्छा, चंपा ने ये किया, उसने कुछ पैंट्स खरीदे, ठीक है, और साथ में स्कर्ट्स. अब देखो, अल्टीमेटली हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स परचेज की. तो जिन चीजों को हमें निकालना हो और हमें पता ना हो कि वो कितनी है, हम हमेशा उनको वेरिएबल मान लेते हैं. तो हम मान लेते हैं कि पैंट्स जो है वो है x और स्कर्ट्स जो है वो है y. पहला काम आपने ये करना है, आपने ये लिखना है, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स इज इक्वल टू x, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू y, ठीक है. उसके बाद जो जो बोला गया है उसको लिखते जाओ. फिर वो कहता है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice the number of pants. number of skirts है y. वो कहता है जो number of skirts है वो क्या है, 2 less, 2 less है, यानी कि -2 कर देते हैं, किसमें से, twice the number of pants, twice the number of pants. तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई. इसको चाहे ऐसे लिख लो, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है. ये मेरी एक इक्वेशन आ गई. अब दूसरी बनाते हैं इक्वेशन. अब कहता है ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, फिर से y, चलो फिर से y लिख लेते हैं, क्या है ये, इज 4 लेस. अब वो 4 लेस है तो -4 करना पड़ेगा, किसमें से, देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स. तो अब ये इतनी हो गई, ठीक है. तो यहां पे मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो एक इक्वेशन मेरी ये हो गई, एक इक्वेशन मेरी ये हो गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा. हेल्प हर फ्रेंड्स
टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। उसके बाद हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मुझे देखने दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। नो, दैट्स ओके। अब इन इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? दो तरीके हैं आपके सिलेबस में अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। वो आगे आएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन फिर हम आगे किसी एक कोई एक लीनियर पेयर को सॉल्व करके देखेंगे, उसी तरह से सारे सॉल्व करने, तो उसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। सर आप फिजिक्स पढ़ाते हो? ना बेटे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर फोकस करता हूँ। पहले 9th किया, 10th किया, +1 कर रहा हूँ, फिर +2 करूंगा, फिर ग्रेजुएशन को देखूंगा। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो मैं इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाता बिल्कुल। आई कीप माई फोकस ओनली ऑन मैथमेटिक्स। सर वाई कांट, चलो फिर से इक्वेशन बनानी है गाइस। इक्वेशन बनानी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। तो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। कहता है इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, हमने सिर्फ फॉर्म करनी है लीनियर पेयर इक्वेशन, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, तो टोटल स्टूडेंट्स सबसे पहले लिख लो। जो जो पता चलता है ना लिखते जाओ, उससे ना आपको क्या होता है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के। जो जो इन्फॉर्मेशन समझ में आती है ना, इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ, उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। बाई चांस आगे जाके कोई गलती होगी तो हमेशा स्टेप्स जितने ज्यादा लिख सकते हो उतने ज्यादा स्टेप्स लिखो, ठीक है जी। लिख दिया टोटल स्टूडेंट्स इतने। took part in a mathematics quiz, okay, if the number of girls is 4 more than the number of boys, तो सबसे पहले में लिखेंगे let number of boys is equal to x and let number of girls, जो नहीं पता उन सबको हम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने ले लिया, एक को x एक को y। तो अब कंडीशन क्या है? अब देखो इसमें से दो इक्वेशंस कितने आराम से बनती हैं। अब आपको लगता होगा ये तो एक ही कंडीशन है कि the number of girls है y is equal to 4 more than the boys, 4 more than the boys यानी कि x plus 4 हो गया, boys के नंबर से 4। तो ये तो एक इक्वेशन है। नो, देयर आर टू इक्वेशंस। कैसे? टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x plus y is equal to 10। तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं, ओके, ठीक है। गुड तन्मय, आपने बिल्कुल सही सॉल्यूशन इसका लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन करवाऊं या ये आप खुद ही कर लोगे और मैं आगे मूव करूं फिर अगले मेथड्स के ऊपर? क्विकली टेल मी, इसकी इसकी इक्वेशन बनाऊं लीनियर इक्वेशंस या छोड़ दूं? प्रियांशु, तन्मय, सर वी कैन डू इट, सर वी कैन डू इट, वाशनी, ओके गुड, वेरी नाइस। चलो मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, ये स्लाइड मेरी खत्म हो गई अब। तो a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 रेशियोज को कंपेयर करना है। तो गाइस वही नो, जैसे पहले वाला का a1 बाई a2 कितना है 5/7, और फिर b1 बाई b2 देखो वो है -4/6। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करती हैं। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो वो क्या जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हो जाए, there are infinite many solutions, वो क्या है, कोइंसिडेंट है, ठीक है। ठीक है यार, सिंपल सही है, इसको नहीं मैं आप फोकस कर रहा, ये सिंपल सही है, ये सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, यू कैन डू दैट, ओके। नेक्स्ट, ये भी वही है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी वही है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये आप खुद ही कर सकते हो। Which of the following pairs of linear equations are consistent and or inconsistent? देखो consistent और inconsistent में मैंने क्या बताया था, जो intersect करती हो या जो कोइंसिडेंट हो, यानी कि एक के ऊपर एक लाइन हो, ये दोनों केसेस क्या हैं, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जो पैरेलल है तो उनकी कोई सोल्यूशन नहीं होती, वो होती है इनकंसिस्टेंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही फाइंड आउट करना है इनमें से कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। और वो कहता है, और वो कैसे पता चल जाएगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, उससे पता चल जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर कंसिस्टेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट का मतलब उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन है, या तो एक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यही मतलब हुआ उसका। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कहता है ग्राफिकली भी बताओ। तो ग्राफिकली आपने कैसे बताना है, मैंने आपको बताया
जैसे ये इक्वेशन है मान लो ये वाली, या ये ले लेते हैं, इसके आपको x और y निकालने हैं 3 3, और फिर दूसरी वाली इसके भी आपको x और y निकालने हैं 3 3, और फिर दो लाइंस ड्रॉ करनी है, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका सोल्यूशन होगा, और अगर वो ओवरलैप करती होंगी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, तो यू गाइस कैन डू इट नाउ, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। हाँ जी, अब ये भी वही है, चलो इसको फिर भी करवा देता हूँ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लो भैया बना लिया मैंने, ये रेक्टेंगल बना लिया एक मैंने, ठीक है। वो कहता है हाफ द पेरीमीटर, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर हमारा होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो 2l प्लस 2b होता है, ठीक है, तो 2 टाइम्स l प्लस b। वो कहता है इसका हाफ कर दें अगर, तो इसका हाफ कर दें तो यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width। अब कंडीशन क्या दे रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर बड़ी है, तो जो लेंथ है वो 4 मीटर बड़ी है किससे, ब्रेड्थ से, तो ये एक इक्वेशन आ गई मेरी, तो इसमें वेरिएबल l और b है, ये एक इक्वेशन आ गई। और पेरीमीटर वो कहता है कि इसका आधा पेरीमीटर जो है वो है 36 मीटर, तो यानी कि इसका हाफ, ये पेरीमीटर है उसका हाफ हो गया l प्लस बी, ये कितना है 36, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, l भी आ जाएगा और b भी आ जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर गाइस? Sir, can you kindly explain question in paper explosive graphic represent lines which are parallel intersecting lines? Sir, can you kindly explain this question? The pair of linear equation x is equal to a and y is equal to b graphically represents lines which are x is equal to a and y is equal to, बेटे देखो ना x is equal to, चलो मैं अभी करता हूँ, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके दिस इज क्लियर फाइन। देखो अभी उसने क्या पूछा है बच्चे ने क्वेश्चन, कि एक मेरे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी है y इज इक्वल टू बी, है ना, ये दो इक्वेशंस है। अब वो उसका क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या क्या है। देखो बेटे इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 0y माइनस ए इज इक्वल टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूं 0x माइनस प्लस y माइनस बी इज इक्वल टू 0, है ना, यही बात हुई इसकी। अब इस केस में जो मेरा a1 बाई a2 है, x का कोफिशिएंट है 1 और इसमें x का कोफिशिएंट है 0, इसमें x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है 0 और माइनस 0 0 तो 0 ही रहेगा, और इसका है 1। तो अब आप ये देखो कि 1 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई 0 होता है अनडिफाइंड, ठीक है, और 0 बाई 1 क्या होता है 0, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनकी सिंगल सॉल्यूशन होगी, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक जगह पे। इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ये मान लो मेरे पास x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉइंट है मान लो इधर अगर मैं जाता हूं ये है a और y एक्सिस में ये है मान लो b, ठीक है, तो ये a, ये 2a, फिर आगे 3a, ठीक है, ऐसे मैं पॉइंट ले सकता हूं, ऐसे b है फिर 2b है, तो नंबर की बजाय a b और इधर a 2a 3a और इधर b 2b 3b ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इसमें अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x कितना रहेगा a, तो यानी कि एक पॉइंट मेरे पास आ जाएगा a, 0। अगर मैं इसमें y की वैल्यू पुट कर दूं 1, ठीक है, तो भी x a ही रहेगा इसमें, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, इसमें y है ही नहीं, तो x तो हमेशा a ही रहेगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगा a1। फिर अगर मैं इसमें y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो x फिर से ये है, तो ये हो जाएगा a2। तो इसका मतलब y की कोई भी वैल्यू हो, y की कोई भी वैल्यू हो, चाहे b हो चाहे 2b हो चाहे 3b हो, x जो है वो a ही रहेगा, तो ये लाइन बनेगी ये वाली, ठीक है। और इसी तरह से y इज इक्वल टू b, x की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो चाहे 2 चाहे 4 चाहे 40,000 चाहे 40 लाख चाहे कुछ भी हो, y की वैल्यू क्या है b, तो इसका मतलब
ये y b है, x कुछ भी हो y हमेशा b ही रहेगा, तो ये दूसरी लाइन रहेगी। तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे ये पॉइंट क्या है, ये लेंथ कितनी है, ओरिजिन से इधर गए तो ये x था a और y कितना है, y है b, तो a कॉमा b ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों लाइंस का। ठीक है, चेक करके देख लो, x की वैल्यू a और y की वैल्यू b, इसमें पुट करो, x की वैल्यू a पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू a आ जाएगा, और इसमें y की वैल्यू b पुट करो तो ये b इज इक्वल टू b आ जाएगा। राइट, am I राइट? कहने का मतलब इसमें ए बी पुट कर दिया इसमें और ए बी ही पुट कर दिया इसमें, तो ऐसे हम कंफर्म भी कर सकते हैं कि सही आता है कि नहीं। ओके, वाशिनी सॉरी, अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर क्लैरिटी, क्लियरिंग माय डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम सर, यू टीच वेरी वेल, थैंक यू सो मच। हम वापस आते हैं। ओके गाइस, गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, ओके दिस इज गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारे पास है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। वो कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन बनाओ इन टू वेरिएबल्स यानी कि x और y में, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहला केस है कि एक ऐसी लाइन बनाओ कि ये लाइन और वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हूं। तो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ये 2x प्लस 3y है, तो इसको सिंपल सी चीज मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको 2x का 2x ले लो और इसको चेंज करके 4y कर दो, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, चाहे 7 कर दो 8 कर दो कुछ कर दो, तो ये 2/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल, इतना सही काम है। पैरेलल के लिए मुझे क्या करना है, पैरेलल के लिए मुझे ये करना है कि इसको चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, तो एक लाइन में 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये क्या हैं, पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंट के लिए, ओ सॉरी, ये क्या है, ये कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट लाइंस है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम ही है। पैरेलल लाइंस के लिए मुझे क्या करना है कि ये पार्ट सेम रखो, x और y वाला 2x प्लस 3y, और कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दो, दैट्स इट। तो C1 चेंज कर दिया मैंने, तो ये चाहे -9 कर दो, तो ये जो दोनों लाइंस हैं ये आपस में क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं, इनकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगी। तो आई होप ये क्लियर है आपको कि इनको कैसे बनाना है। ठीक है, कोई इशू हो तो मुझसे पूछते जाओ, मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा गाइस, अब ये आप खुद ही कर लेना। ठीक है, ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। ठीक है, आई थिंक यू कैन डू दैट। शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो ग्राफ बना के उसको शेड भी कर लोगे आप। मतलब बेसिकली ऐसा होगा कि जैसे दो लाइंस हैं, एक लाइन ये बनी एक लाइन ये बनी, तो वो कहता है कि जो भी इसका एक्स एक्सिस के साथ ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसके नीचे जो पॉइंट आता है, ये जो रीजन आएगा उसको शेड कर दो। ठीक है, तो ये आप दो लाइंस बना के नीचे का रीजन जो बनेगा उसको शेड कर सकते हो, दैट्स नॉट अ बिग डील, सो यू कैन डू दैट। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अच्छा गाइस, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सिंपल मेथड, वेरी सिंपल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमने एक चीज को उठा के दूसरी चीज में सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम। सो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। देखो इसमें आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड का। कोई एक इक्वेशन लो और ज्यादातर वो वाली ले लो जिसमें जैसे ये x अकेला पड़ा है, तो इस अकेले x को पहले ले लो। ठीक है, कैसे, मैं ये काम कर सकता हूं कि x को मैं इधर रखता हूं, बाकी सब उधर ले जाओ, तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। वैसे ये भी कर सकता हूं कि y इधर रखूं और बाकी सब कुछ उधर ले जाऊं, बट चलो ठीक है, x इधर रखा, तो ये इक्वेशन 1 है, ये है इक्वेशन 2, और ये जो x की वैल्यू आई 3 माइनस 2y सेकेंड इक्वेशन से निकाली, तो अब मैं करूंगा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, 7 इंटू x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y
इज इक्वल टू 2, तो होगा क्या, अब ये सारी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ गई, तो वहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये बन जाएगा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, तो यानी कि ये हो गया -29y, आई होप मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की, इज इक्वल टू -19, राइट। तो यहां से y मेरा कितना आ जाएगा 19/29। अब ये y की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब ये y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो, और सबसे अच्छा ये होता है कि इक्वेशन 3 में पुट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ x पहले से लेफ्ट साइड में है और बाकी राइट साइड पहले से ही y में है। तो यहां से क्विकली मैं x माइनस x इज इक्वल टू है 3 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29, तो यहां से मेरा x भी आ जाएगा एंड दैट विल बी माय आंसर। क्लियर? ओके सर, आपने अपने चैनल का नाम मैथे माफिया क्यों रखा है? यार वो था ना किलर मिलर, है ना, वो जब खेलता था किलर मिलर जैसे, है ना, तो वो किलर तो नहीं है, तो इसी तरह मैं माफिया भी नहीं हूँ, ओके। तो बस उसी लॉजिक के हिसाब से मैंने अपने चैनल का नाम मैथे माफिया रख दिया। आई होप यू गाइस लाइक इट। सर व्हेन द सेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विल हैपन देन अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शंस इट विल टेक लाइक 3 अरे नहीं, बहुत सिंपल है, सबसे छोटा चैप्टर ही है यार, बहुत इजी है वो, तो ऐसे ही हवा ही बना हुआ है इस चैप्टर का, मैं बता रहा हूँ, वो बहुत आसान चैप्टर है। और वैसे भी जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था ना, वो ओजाइव्स वगैरह वाला, वो तो वैसे ही हट चुका है, तो अब वैसे ही बड़ा छोटा सा रह गया। Sir, you are getting very less views, but you are determined to teach us. You are a great person. I'm not a great person. I'm just a teacher. Okay, I like to teach. तो मेरे पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं पे पढ़ाता रहता हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हो और मुझे सुनते हो, तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। सर नेक्स्ट क्लास कब है? कल। नेक्स्ट, फाइन, लेट्स सॉल्व इट नाउ, उसके बाद फिर बात कर लेंगे जो करनी है। Solve the following question. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Guys, मैं ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करता हूं मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली इसमें आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज फाइंड आउट करनी है ना। तो मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चंस को ना एक टेबल बनाता हूं, पहले मैं एक टेबल हमेशा बनाता हूं, और उसमें मैं क्या करता हूं कि यहां मैं लिखता हूं आफ्ताब, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं डॉटर, और उसके बाद आगे मैं बनाता हूं उनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, कि आज की डेट में उनकी एज क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। और फिर मैं ये कर लेता हूं कि मुझे ये नहीं पता कि आज की डेट में आफ्ताब कितने साल का, मैं मान लेता हूं x साल का है, डॉटर कितने साल की है, मैं मान लेता हूं y साल की है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये मैंने बना लिया। अब हम करते हैं कंडीशंस के बारे में बात। 7 years ago, तो मैं यहां लिख लेता हूं 7 years ago, 7 साल पहले क्या था भाई, पता कर लेते हैं। I was 7 times as old as you were then, ठीक है। 7 साल पहले वो क्या कह रहा है, यहां कंडीशन यहां लिखो या नीचे लिखो, चलो डॉटर यहीं लिख लेते हैं। डॉटर कह रही है, नहीं, आफ्ताब कह रहा है, टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old, 7 times। देखो 7 साल बाद हमें ये पता है, 7 साल पहले, 7 साल पहले हमें ये पता है कि इसकी एज जो है x माइनस 7 होगी। आज अगर ये x ईयर्स का है, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, x माइनस 7 का, तो डॉटर कितने की होगी, डॉटर होगी y माइनस 7 की, am I right? ठीक है। अच्छा, लेकिन एक हम यहां पे और बनाते हैं इसको, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि आई वॉज 7 टाइम्स, कि मेरी तब जो एज थी x माइनस 7, वो 7 टाइम्स योर एज थी y माइनस 7, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये मैं क्या बता रहा हूं, प्रेजेंट एज उसकी x और इसकी y मान ली, तो 7 साल पहले ये तो x माइनस 7 ईयर्स का होगा और ये x माइनस 7 ईयर्स की होगी डॉटर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, वो कह रहा है कि तब मेरी जो एज थी वो तुम्हारी एज का 7 टाइम्स थी। तो ये मेरी एक इक्वेशन आ गई, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू
7y माइनस 49, तो ये एक मेरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सबको इधर ले आओ तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, फिर वो कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, तो यहां लिख लो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज हो जाएगी x+3 और उसकी डॉटर की हो जाएगी y+3। ये 3 साल बड़ा हो जाएगा, ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। लेकिन वो कहता है कि तब मैं तुमसे, जो मेरी तब की एज होगी वो तब तुम्हारी जितनी एज है उसका 3 गुना होगी। तो यानी कि तब मैं अगर x+3 ईयर्स का हूं तो वो 3 टाइम्स y+3 हो जाएगी। तो एक इक्वेशन यहां से आ गई, x+3 इज इक्वल टू 3y+9, राइट। एक इक्वेशन यहां आ गई, एक लीनियर इक्वेशन x और y में ये आ गई, एक लीनियर इक्वेशन x और y में ये आ गई। अब इन दोनों को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूंगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड से जो आगे आएगा, तो मुझे दोनों की एज मिल जाएगी। इज दिस क्लियर गाइस? मैं जैसे सॉल्व करता हूं इसमें ना गलती होने की गुंजाइश बड़ी कम होती है, ठीक है, क्योंकि आपने सारा डाटा सामने सामने लिख लिया। आफ्ताब इतने साल का, आज इतने साल का, ये आज इतने साल की, 7 साल पहले इसकी एज 7 साल कम थी, इसकी भी 7 साल कम थी, 3 साल बाद इसकी एज 3 साल और बड़ी हो जाएगी, 3 साल और बड़ी हो जाएगी, और नीचे हमने उसकी कंडीशन लिख ली जो हमें गिवन थी। क्लियर है? ओके गाइस, आई एम कंसिडरिंग कि ये आपको समझ में आ गया। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद ही करना, ठीक है, इसकी लीनियर इक्वेशंस बनाना और उसके बाद सॉल्व करना है इसको। एंड ये भी आप खुद कर सकते हो, 2 रेज, तो ये भी मुझे पता है, एग्जांपल 7 भी आप खुद ही कर सकते हो। गुड। अब हम सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो कहाँ चला गया भाई, वापस आ जाओ। सो गाइस, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि अब मुझे पता है आप कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करना है। सो आई एम लीविंग इट। तो ये सारी स्लाइड में छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ अब जाऊंगा डायरेक्टली अगले क्वेश्चंस पे। ये भी आप कर लोगे मेरे हिसाब से, इसमें अब आप खुद करना ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है, यू कैन डू दैट, क्योंकि ऐसे हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ये सब आप कर लोगे, आई नो दैट। ये भी आप कर लोगे, आई एम श्योर अबाउट दिस। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू सॉल्व दीज क्वेश्चंस नाउ, क्योंकि थोड़ा सा काम आप खुद भी करोगे तो आपका दिमाग चलेगा। एलिमिनेशन मेथड में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि, चलो मैं यहीं से बताता हूँ कि जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है x+3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें एलिमिनेट कर देना है, हमें एक्चुअली किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, जैसे ये एलिमिनेट कर दिया मैंने। और वो कैसे करते हैं हम, चाहे x को एलिमिनेट कर दो चाहे y को एलिमिनेट कर दो। तो उसका सिंपल तरीका ये होता है कि ये पहली इक्वेशन को, इसका जो कोफिशिएंट है x का 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस इक्वेशन को, इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और ये नीचे वाली वो उतनी रह गई 2x माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको बोल दो 2, ये हो गई इक्वेशन 3 और इसको बोल देते हैं 4, ठीक है। और उसके बाद चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें से इसको, मतलब इस पूरी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ता, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो इधर से इसमें से इसको माइनस कर दो, 5 माइनस 2, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगा 3, राइट। तो हम यहाँ पे फिर क्या करते हैं, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर दो माइनस, इसका हो गया प्लस और इसका हो गया माइनस। ऐसे करना है ऐसे कर लो, नहीं करना तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आप ऐसे कर सकते हो, नीचे लिख दो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3, इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो 2x में से 2x गया तो 2x खत्म हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 6y में से 4y, तो ये हो गया मेरा 10y, माइनस 14 में से 6 को माइनस किया तो ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y मेरा कितना आ गया 2। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आंसर आ गया। तो y आ गया 2। उसके बाद y की वैल्यू चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, किसी में भी पुट कर लो, वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड।
तो चाहे x को एलिमिनेट करो चाहे y को एलिमिनेट करो। अब इसी क्वेश्चन को, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था कि ये जो मैंने यहाँ पे, चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, ये मेरा था x और ये था 2x, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि इस इक्वेशन को y का कोफिशिएंट -4 इससे मल्टीप्लाई करता हूं और इस इक्वेशन को इसका कोफिशिएंट 3, ऊपर वाली का 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4x -12y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6x -12y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखो तो y की टर्म्स इसमें इक्वल हो गई, उसमें x की इक्वल हो गई थी, उसमें x इक्वल हो गया था, ठीक है। इस वाले केस में ये -12y -12y, तो अगर इसमें से, इस पूरी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो एक तरह से ये ऐसा है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूं। ये यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, इसको हम प्लस कर देते हैं, ये माइनस हो गया, मतलब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये आपस में कट जाएंगे, तो -4x और -6x हो गया -10x, और 28 -18 हो गया मेरे पास 10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x मेरा आ जाएगा 1 एंड दैट्स माय आंसर। उसके बाद x की ये वैल्यू चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, वहां से आपका y आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व एलिमिनेशन मेथड। तो बाकी अगर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉमिंग बाय सर दिस क्वेश्चन डाउट, कौन सा क्वेश्चन बेटे? The sum of two-digit number and the number obtained by interchanging the digits is 132. The sum of the two-digit number and the number obtained by changing the digits is 130. If the two-digit number digits differ by 2, find the number. अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ आपको। सर प्लीज, अब मैं कॉमिक बॉय के ऊपर आता हूँ। उसने मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। इन द मेन टाइम मैं आपको ये बता देता हूँ, अब ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे, अब मैं इनको नहीं सॉल्व कर रहा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं एलिमिनेशन मेथड वगैरह से जो सॉल्व कर रहे हैं, यू गाइस कैन डू इट। मैं अब आपको जो इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं उसको बताता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर स्टूडेंट उलझ जाते हैं। गाइस अभी प्लीज मैसेज मत डालो, मुझे पढ़ने दो। आर यू फ्रॉम दिल्ली? नो, आई एम फ्रॉम पंजाब, अमृतसर, लिविंग इन गुड़गांव एंड मेकिंग माय ट्यूटोरियल्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ओके। द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the digits, वो कहता है कि एक टू डिजिट नंबर है। देखो टू डिजिट नंबर क्या आता है, जैसे 18, 26, 92, 81, ठीक है, दो डिजिट, एक डिजिट ये होगा, एक डिजिट ये होगा। अब वो कहता है कि ये जो दो डिजिट्स के नंबर हैं, तो जैसे ऐसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 26 है, वो कहता है 26 और बाद में उसको इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करते हैं मतलब 6 इधर कर दें और 2 इधर कर दें। मैं अभी एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। तो कहता है इन दोनों का सम है कि डिफरेंस, सेगमेंट ऊपर चला गया यार मैसेज, द सम, तो इन दोनों का अगर सम हो, मतलब जो भी नंबर मिलेगा वो मुझे गिवन है 132। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसका सम तो 132 नहीं है, तो इसको मत देखना, मैं जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ठीक है। इफ द टू डिजिट्स डिफर बाय 2, और साथ में कहता है कि ये जो दोनों नंबर्स है ना, ये आपस में इनका डिफरेंस 2 है, तो बेसिकली चलो मैं दोबारा बता कि एक नंबर हो गया जैसे 6 और एक नंबर हो गया 4, तो इन दोनों का आपस में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2 का, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है, दूसरा है कि इंटरचेंज करते हैं तो सम जो है वो 132 आता है। तो अब आप ये बताओ कि नंबर्स क्या है। देखो अब इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। देखो अब कोई भी नंबर हो, जैसे 18 है, तो ये बेसिकली अगर मैं इसको x मान लूं और इसको y मान लूं, तो ये नंबर बेसिकली क्या है? अगर मैं 18 की बात करूं, 18 है बेसिकली, अगर ये मेरा x है मेरा 1, ठीक है, और y है मेरा 8, है ना। एक तरह से ये है कि x 1 हो गया और y 8 हो गया, लेकिन इसको मैं x y तो नहीं लिख सकता ना, इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 10x प्लस y, एम आई राइट? नंबर तो यही बनेगा, क्योंकि x क्या है? x डिजिट है। मैं उसको ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दूं? मुझे उसको जब नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, राइट। तो अगर 10x, x की वैल्यू अगर 1 हो तो यहां से 10 मिल गया, y अगर 8 हो तो ये मुझे 18 दे देगा, एम आई राइट?
ये क्वेश्चन बन गया, ये सही चीज बन गई। तो मैं ये मान लेता हूं सबसे पहले कि लेट द डिजिट्स आर, तो मैं डिजिट्स मान लेता हूं आर एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई मैंने डिजिट मान लिए। सो द नंबर इज, नंबर क्या आ जाएगा 10x प्लस वाई, ये मेरा नंबर हो गया। एक्चुअली यही नंबर है मेरा 10x प्लस वाई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर, अगर पहला डिजिट x है और दूसरा डिजिट y है, तो उसको मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूं। एम आई राइट? ओके। अब अगर मैं रिवर्स करूं, ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब डिजिट्स इंटरचेंज करूंगा तो ये yx बन जाएगा, यानी कि जैसे 18 था तो ये 81 बन जाएगा। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स, नंबर में तो ऐसे लिखूंगा क्योंकि ये डिजिट है y है 8, तो 10y हो गया 80 और x है मेरा 1, तो टोटल बन गया 81, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स क्या बन गया मेरा 10y प्लस x, एम आई राइट? ये मेरा दूसरा नंबर बन गया, राइट। और अब मेरे पास कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि इन दोनों का सम, यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 132। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 132। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों डिजिट्स का आपस में डिफरेंस कितना है 2, तो यानी कि x माइनस वाई मुझे गिवन है 2। तो ये रही मेरी दो लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व करो एंड यू विल गेट योर आंसर। और उसके बाद आप वेरीफाई करना और फिर मुझे बताना कि वाकई क्वेश्चन सही आया या नहीं आया। ओके, सो कॉमिक बॉय इज सेइंग थैंक यू सर। तो कॉमिक बॉय आई होप आपको समझ में आ गया कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। सो गाइस यहां हमारा तीसरा चैप्टर भी आज फिनिश होता है, ठीक है। सर यू आर द बेस्ट मैथ्स टीचर, थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड दैट यू थिंक सो। सो गाइस आज हमारा थर्ड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है अब। सो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, जय हिंद।